हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को स्टडी किया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि रिएक्टेंट आपस में इक्वल इक्विवेलेंस में रिएक्ट करते हैं और हर प्रोडक्ट के इक्वल इक्विवेलेंस ही बनाते हैं। आज हम बात करते हैं टाइट्रेशन की, जो इसी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर ही बेस्ड होते हैं। इस प्रोसीजर में हम नोन और अननोन सॉल्यूशन के डेफिनेट वॉल्यूम्स को रिएक्ट करवाते हैं और उसके बाद में अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में नोन सॉल्यूशन, जिसको हम टाइटर, टाइट्रेट या एनालाइट भी बोलते हैं, ये वो सॉल्यूशन होता है जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी होती है इस प्रोसीजर में। और नॉन सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है। हम मोस्टली नॉन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को पिपेट की हेल्प से, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इस पे एक मार्क लगा होता है जो 10 ml या 20 ml के भी अवेलेबल होते हैं। हम सपोज करते हैं कि इसका वॉल्यूम V1 ml है। हम इसकी हेल्प से नॉन सॉल्यूशन, यहाँ नॉन सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है, दैट इज यहाँ पर हमें मान है, सपोज करें कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इसकी नॉर्मेलिटी N1 है। हमें सॉल्यूशन इस N1 नॉर्मेलिटी के नॉन सॉल्यूशन के V1 ml को हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और जो अननोन सॉल्यूशन है उस अननोन सॉल्यूशन को हम इस एपरेटस ब्यूरेट में फिल कर देते हैं। इस ब्यूरेट में 0.0 से लेकर के यहाँ 50.0 ml तक के मार्क लगे होते हैं। ये अलग अलग वॉल्यूम्स के अवेलेबल होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ तक फिल करने के बाद में जैसे ही हम इस स्टॉप वाल्व को ओपन करते हैं और इन दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट में लाते हैं और इनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। रिएक्शन जिस समय कंप्लीट होती है उस समय कुछ केमिकल्स, कुछ रिएक्टेंट अपने कलर चेंज के द्वारा रिएक्शन कंप्लीट होने की जानकारी देते हैं। ऐसे रिएक्टेंट्स को हम सेल्फ इंडिकेटर्स बोलते हैं। अगर दोनों ही सॉल्यूशंस के केमिकल्स की रिएक्शन कंप्लीट होने पर कोई विजिबल चेंज नहीं आता है, जैसे कलर चेंज एक्सेट्रा, तो उस समय हम बाहर से कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं जो अपने कलर चेंज या विजिबल चेंज से हमें रिएक्शन कंप्लीट होने की जानकारी देते हैं। ऐसे केमिकल्स को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं और ये इंडिकेटर्स जो हमें एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, हम उसको भी कॉनिकल फ्लास्क में मोस्टली यूज करते हैं और इस तरह से हम इनके बीच में रिएक्शन कंप्लीट होने पर इस स्टॉप वाल्व को स्टॉप कर देते हैं। जिस समय इस टाइट्रेशन की इस प्रोसेस की वो स्टेज जहां पर विजिबल चेंज हमें नजर आया और हमने रिएक्शन को स्टॉप किया है, हम उस पॉइंट को एंड पॉइंट बोलते हैं। एंड पॉइंट एक्चुअल वो स्टेज होती है इस टाइट्रेशन की जिस पर हम ये सपोज करते हैं कि जो रिएक्शन इन दोनों के बीच में है, नोन अननोन सॉल्यूशन के केमिकल्स के बीच में, वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन विजिबल चेंज जो हमें नजर आ रहा है, एक्चुअल में इस विजिबल चेंज से कुछ पल पहले, हाफ और 1 ml पहले ही ये दोनों टाइटर और टाइट्रेंट के इक्विवेलेंस बराबर हो चुके होते हैं और उस पॉइंट को हम इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं। इक्विवेलेंट पॉइंट रियल वो पॉइंट है, वो स्टेज है जहां पर टाइटर और टाइट्रेंट दोनों के इक्विवेलेंस बराबर हो जाते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल। लेकिन ये डिटेक्टेबल नहीं होता है एक्सपेरिमेंटली, इसीलिए हम एंड पॉइंट पे जाकर रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम प्रैक्टिकल पर्पज से एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट को सेम लेकर, आइडेंटिकल लेकर के ही चलते हैं। तो इससे क्लियर है कि एंड पॉइंट पर दैट इज इक्विवेलेंट पॉइंट जिसको मान रहे हैं उस पर दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट। यहां पर जिस समय हमने इसको स्टॉप किया, हमने रिएक्शन को विजिबल चेंज आने पर स्टॉप किया, सपोज कीजिए ये अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम उस समय उसका लेवल यहां तक आ जाता है। ये सॉल्यूशन इसके अंदर है, इतना खाली हो गया तो हम डायरेक्ट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो भी इसके अंदर वॉल्यूम आया इसको हम V2 ml यहाँ लिख सकते हैं, अभी मान सकते हैं, इतना वॉल्यूम कंज्यूम हो गया। इस सॉल्यूशन जिसकी हमें अननोन की कंसंट्रेशन पता करनी है, हमें मान लें कि इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ नोन सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज N1V1 will be equal to number of equivalents of unknown solution that is normality into volume N2V2। इस तरह से हम यहाँ पर V1 और V2 that is definite amounts हमने इस ये पिपेट से, ये ब्यूरेट से मेजर कर लिए। नॉन सॉल्यूशन की N1 हमें मालूम थी नॉर्मेलिटी, जब वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर हमें N2 that is अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम चल जाएगी। इस प्रोसीजर को हम टाइट्रेशन कहते हैं। अगर हम टाइट्रेशन में होने वाली रिएक्शन के बेसिस पर
टाइट्रेशन को क्लासिफाई करें तो ये यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखें आप लोग कि ये इसका जो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस, जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उसके बेसिस पे टाइट्रेशन जो है वो कई टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला है रिडॉक्स टाइट्रेशन जिसमें टाइटर और टाइट्रेंट जब रिएक्शन करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। इनमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ऑक्सीडेंट होता है और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्टेंट होता है। ये जो रिएक्शन से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मोस्टली KMnO4 जो है वो टाइट्रेशन में काफी यूज होता है। प्रैक्टिकल में हमारे CBSE बोर्ड में भी हमारे सिलेबस में है और K2Cr27 का भी। KMnO4 जो है जब हम इसको बात करें तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मॉलिक्यूलर मास 158 ग्राम पर मोल है। ये जो KMnO4 है जब हम इसका यूज करते हैं तो इसका हम किस मीडियम में यूज कर रहे हैं इसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम KMnO4 को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, कोई कंपाउंड जो अगर हम एसिडिक मीडियम में है तो ये Mn2+ में रिड्यूस होता है, दैट इज उसको ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे सब्सटेंस को। और जब हम इसको बेसिक मीडियम में यूज करते हैं तो ये MnO4 2- में दैट इज पर मैग्नेट जो है वो मैग्नेट आयन में रिड्यूस होता है। और न्यूट्रल या वीकली बेसिक, ये थोड़ा याद रखें आप लोग कि न्यूट्रल या वीकली बेसिक मीडियम हो तो उस समय MnO2 में रिड्यूस होता है। KMnO4 अपने आप में एक सेल्फ इंडिकेटर है, इसका कलर पिंक होता है। जब हम इसको यूज करते हैं तो आफ्टर रिडक्शन अगर एसिडिक मीडियम में Mn2+ में चेंज हो रहा है तो ये कलरलेस हो जाता है और कलरलेस होते ही हमें एंड पॉइंट का मालूम चल जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम बेसिक मीडियम स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में इसको यूज कर रहे हैं तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है आपके मैग्नेट आयन में, और न्यूट्रल मीडियम और वीकली बेसिक मीडियम में ये MnO2 में जो ब्राउन कलर कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे तो हमें वहां पे इस KMnO4 के इक्विवेलेंट मास हमें चाहिए इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए, और इक्विवेलेंट मास के लिए हमें इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेंट है इसका एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर चाहिए। तो इसका वैलेंसी फैक्टर मीडियम पर बहुत डिपेंड करता है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन स्टेट +7 है जो इस कंपाउंड में एसिडिक मीडियम में +2 में रिड्यूस हो रहा है, दैट इज टोटल 5 का चेंज है। यहाँ पर इसका एन फैक्टर 5 होगा। यहाँ पर बेसिक मीडियम इसका एन फैक्टर यहाँ पर हम देखें तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +6 है, दैट इज +7 से +6 तो 1 का चेंज आया है, यहाँ एन फैक्टर 1 है। और न्यूट्रल मीडियम में इस Mn की ऑक्सीजन स्टेट +4 दैट इज यहाँ पर चेंज आया है 3 का। इस चीज को हम याद रखने के लिए छोटा सा एक ट्रिक बना सकते हैं, BAN/153 दैट इज KMnO4 का बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1, एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर 5 और न्यूट्रल मीडियम और वीकली बेसिक मीडियम में इसका एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। इस तरह से हम डिफरेंट मीडियम्स में इसके मोलर मास में हम इन एन फैक्टर्स का डिवाइड करके इक्विवेलेंट मास पता कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट मास के बाद फिर हम इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं जो हमें टाइट्रेशन की कैलकुलेशंस में काफी हेल्प करने वाला है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि जब ये रिएक्शन करता है किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से, दैट इज जब सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है तो किस सब्सटेंस को किस में ऑक्सीडाइज करता है, किस मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है, ये आप लोगों को NCERT +2 के डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर में से आप इसको याद कर लें। ये काफी आपके न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में फेरस आयन को फेरिक में, ऑक्सीलेट को CO2 में, हेलाइड दैट इज Br-I-Cl- इनको H2 दैट इज हेलोजन में, आपके क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करता है। अगर आपको इस तरह से ये वैल्यूज याद है तो उस केस में आप इनका भी वैलेंसी फैक्टर पता कर सकते हैं इनके ऑक्सीजन स्टेट से। यहाँ पर इस फेरस का ऑक्सीजन स्टेट +2 से +3 हुआ है तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर इसका एन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। यहाँ ऑक्सीलेट में हम बात करें तो कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट +3 है, यहाँ +4 है, एक कार्बन में 1 का चेंज है तो 2 कार्बन में 2 का चेंज आएगा, तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर जो है वो 2 है। हेलाइड में -1 से 0 हुआ है, दैट इज 1 का चेंज है तो यहाँ पर एन फैक्टर इसका 1। यहाँ पर NO2- में यह इधर +3 है, यहाँ पर +5 है, दैट इज 2 का चेंज है तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। इस तरह वैलेंसी फैक्टर अगर पता होगा तो इसके भी हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं।
और इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को बराबर करने पर एक नॉन सबस्टेंस के अमाउंट से हम अननोन सबस्टेंस की कंसंट्रेशन और उसके अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रोसीजर को हम टाइट्रेशन कहते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड टाइट्रेशन है जिनकी वैल्यूज को आप याद कर सकते हैं। ये आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में से जाकर के या हमारा इनऑर्गेनिक का जो वीडियो है वहां से जाके आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करते हैं K2Cr27 जहां यूज किया था टाइट्रेशन में, ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है। ये हमेशा हम एसिडिक मीडियम में ही यूज करते हैं क्योंकि बेसिक मीडियम में ये येलो कलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जो काफी कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हम मोस्टली इसको एसिडिक मीडियम में ही यूज करते हैं। यहां पर हम बात करें तो K2Cr27 में इस क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +6 है। एक क्रोमियम में +6 से +3 दैट इज 3 का चेंज आया है, तो पूरे कंपाउंड में 2 क्रोमियम में टोटल चेंज आएगा वो 2 into 3 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा। इसलिए यहां पर इस K2Cr27 का जो वैलेंसी फैक्टर होगा इन रिएक्शंस में, इसके लिए n फैक्टर ऑलवेज 6। इस तरह से आप इनके वैलेंसी फैक्टर्स को याद करके अपने न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशंस में टाइम को सेव कर सकते हैं। तो ये आपको याद करना चाहिए। ये भी एक ऑक्सीजन एजेंट होता है। इसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास 294 ग्राम पर मोल होता है। यहां पर इसी तरह से KMnO4 की तरह से इसकी रिएक्शंस भी आप एनसीईआरटी डी एंड एफ ब्लॉक 12th से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, 12th क्लास में है। अगर हम बात करें इसके आगे तो यहां पर जो थर्ड टाइप है रेडॉक्स में वो है आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री में हम डायरेक्ट आयोडीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं और इसकी रिएक्शन किसी भी अननोन सॉल्यूशन जो कि इजीली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस का होना चाहिए, जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए, दैट इज इसको रिड्यूस कर दें, हम उसी की टाइट्रेशन करवाते हैं। इसका N1V1 इज इक्वल टू इसका N2V2। इस तरह से हम इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मोस्टली जो इजीली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है इनमें एक हाइको सॉल्यूशन नाम काफी यूज होता है, लेकिन आप इन्हें आइंस के फॉर्म में इनको याद रखें। जैसे हाइको सॉल्यूशन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद ऑक्सीडाइज होता है और आयोडीन को रिड्यूस करता है। हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन है वो इसको ऑक्सीडाइज करता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब्सटेंसेज में अगर हम बात करें तो H2O3 आयन का आप देखें, क्योंकि एनाइंस स्पेक्ट्रेट आयंस होती हैं, इनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं होती है, तो ये ऑक्सीडाइज होता है। ये ऑक्सीजन का निशान है, सिंबल है वो, ये ऑक्सीडाइज होता है इसमें। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट अब देखें सल्फर की एक की, तो इट इज 2 एंड हियर हम बात करें तो ऑक्सीजन स्टेट है वो 2.5 है। एक सल्फर में 0.5 का, तो 2 सल्फर में 1 का डिफरेंस आया है। तो इस हाइपो का जो एन फैक्टर होता है, वैलेंसी फैक्टर, वो 1 होता है। इस तरह से आप इनके जो सल्फाइड है वो सल्फेट में, H2S है वो सल्फर में, स्टेनस स्टेनिक में, आर्सेनाइट आर्सेनेट में, और हाइड्रोजन, इसका नाम हाइड्रोजन है जो N2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस तरह से हमें अगर ये कंपाउंड्स याद हैं कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन किसको किसने रिड्यूस कर रहा है, तो उनके वैलेंसी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर हम पहले से लर्न है तो न्यूमेरिकल्स के वक्त हमें ये वैलेंसी फैक्टर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट उनका यूज कर सकते हैं। आयोडोमेट्री में एक छोटा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम आयोडीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता, या नोन नहीं होता, तो हम आयोडाइड आयन के सॉल्यूशन मोस्टली हम KI सॉल्यूशन यूज करते हैं, कि एक एक्सिस में होता है। इसमें हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसको ऑक्सीडाइज कर सके I2 में, हम इसका यूज करते हैं। ये ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडेंट हो, दैट इज आयोडोमेट्री में हम ऐसे सब्सटेंस यूज करते हैं जो इसको ऑक्सीडाइज कर सके। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, दैट इज जैसे KMnO4, K2Cr27, या जो खुद रिड्यूस हो सकता हो, दैट इज Fe3+, Fe2+ में रिड्यूस हो जाएगा, Ag+, Ag में रिड्यूस हो जाएगा। इन सभी सब्सटेंसेस का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन Cl2 वो Cl- में रिड्यूस हो जाएगा, इसको I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद में जो I2 बनता है, इस I2 को हम रिड्यूसिंग एजेंट जो हम ले रहे हैं, जिस तरह से हमने जो यहाँ यूज किया हुआ था, इसी तरह से हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टैंडर्ड होगा, और इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ब्रेक करवा के इसकी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में पता चल जाएंगे। स्टैंडर्ड है, नॉर्मेलिटी मालूम है, वॉल्यूम हम इसका मेजर कर लेते हैं कितना यूज हुआ है। सो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से जितने इक्विवेलेंट्स इसके होंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि उतने ही इक्विवेलेंट इस I2 के भी होंगे, और जितने इक्विवेलेंट्स इस I2 के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट इस ऑक्सीजन एजेंट के होंगे। इस तरह से हम किसी भी एक अननोन सब्सटेंस का हम कंसंट्रेशन और अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं, और इस टाइट्रेशन को हम आयोडोमेट्री कहते हैं। आप ये कह सकते हो कि आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पर आयोडीन का डायरेक्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं,
और ये इनडायरेक्ट मेथड है जहां पर पहले हम आयोडाइड से आयोडीन बनाते हैं, फिर उस आयोडीन से आगे फर्दर हम टाइट्रेशन कैरी करते हैं। यहाँ पर इनमें आयोडीन जो है वो जीरो ऑक्सीजन स्टेट से -1 में आया है, इसलिए यहाँ पर एक एटम आयोडीन का 0 से -1 दैट इज 1 का चेंज, तो पूरे मॉलिक्यूल में 2 आयोडीन है, टोटल 2 का चेंज आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इन रिएक्शंस में एन फैक्टर आयोडीन का वो 2 होता है। इस तरह से आप इनके वैलेंस फैक्टर्स फाइंड आउट करके और इनको परफॉर्म करें। अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे न्यूमेरिकल्स इसके आगे वीडियो में। अगला जो टाइट्रेशन होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, जहां पर टाइटर और टाइट्रेंट दोनों में एक एसिड होता है एक बेस होता है। ये नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, यहाँ एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। जब हम एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो उस समय हम उसको एसिडिमेट्री, और जब हम किसी बेस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं नॉन एसिड यूज करके तो हम उसे एल्कलीमेट्री बोलते हैं। इसी तरह से अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो पीपीटी प्रेसिपिटेट का अमाउंट फाइंड करके मेजर करके हम जो टाइट्रेशन में जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं उसे हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस बोलते हैं। जिनमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशंस बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारी टाइट्रेशंस आगे परफॉर्म की जाती हैं, पर +2 नीट और जेई लेवल के अकॉर्डिंग हम मेनली रॉक टाइट्रेशंस में ये 4 टाइप्स KMnO4 टाइट्रेशन, K2Cl2 आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री और एसिड बेस टाइट्रेशंस को स्टडी करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम टाइट्रेशंस को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो टाइट्रेशन कितने स्टेप्स में हम उसे कर रहे हैं, इस बेसिस पर हम टाइट्रेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टाइट्रेशंस बेस्ड ऑन स्टेप्स नाउ। तो एक होता है सिंगल टाइट्रेशंस, जहां पर डायरेक्ट टाइटर और टाइट्रेट को हमने टाइट्रेंट को मिक्स किया, एंड पॉइंट फाइंड किया और डायरेक्ट N1V1 इज इक्वल टू N2V2 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और अननोन कंपाउंड के अमाउंट का पता कर लेते हैं। दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं डबल टाइट्रेशंस, जिसमें हम 2 और मोर देन 2 स्टेप्स फॉलो करते हैं। दैट इज टाइट्रेशन को हम एक के बाद एक परफॉर्म हमें कई स्टेप्स में करना होता है। डबल टाइट्रेशंस के बारे में डिटेल में स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इस सिंगल टाइट्रेशंस के कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है calculate the number of moles of KMnO4. You have to find the number of moles of KMnO4 and of KMnO4 आपको पता करना है। That will be needed to react with 1 mole of sulfide ion। आपको यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3 2 माइनस सल्फाइड आयन के नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है। इन दिस रिएक्शन इज अकरिंग इन एसिडिक सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने टाइट्रेशन में आपको वॉल्यूम या नॉर्मेलिटी के बजाय उसने नंबर ऑफ मोल्स और अमाउंट ही आपको दिया है और पूछा है। तो हम लोग जानते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो वहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें इन टाइट्रेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के किस में कन्वर्जन हो रहा है, वैलेंसी फैक्टर कितना है, किस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ये चीज अगर हम थोड़ी सी याद कर लें तो हमारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पर याद है कि KMnO4 जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका वैलेंसी फैक्टर जो होता है KMnO4 का, एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में इसका जो है वो 5 होता है, क्योंकि MnO4 Mn2 प्लस आयन में रिड्यूस होता है। इसी तरह से मुझे पता है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में सल्फाइड आयन को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। मुझे ये भी मालूम है यहाँ पर कि सल्फाइड आयन इज गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फेट आयन बाय KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट +4 से +6 हो रही है। दैट इज यहाँ पर सल्फाइड आयन जो है इसका वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर है वो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट दैट इज 2 है। तो अब यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 दैट इज मुझे यहां पर KMnO4 के इक्विवेलेंट्स पता करने हैं। तो कैसे पता करेंगे हम? आपका नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। यहां पर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमें फाइंड करने हैं, एन ऑफ KMnO4 हमें पता करना है और इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर है 5।
This will be equal to number of equivalents of sulfide ion. And number of equivalent of sulfide ion is equal to number of equivalents of sulfide ion will be equal to number of moles, that is 1 into valency factor, and its valency factor is 2. So it is clear that number of moles of KMnO4 जो हमसे पूछा गया है will be equal to 2/5. So number of moles of KMnO4 is equal to number of moles of KMnO4 2/5, that is 0.4 moles. ये आंसर हो गया आपका कि KMnO4 के 0.4 मोल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे जो 1 मोल सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज करेंगे, दैट इज खुद रिड्यूस हो जाएंगे एसिडिक मीडियम में। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट यहां पर हमसे कहा है कि 110 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज ml मिलीलीटर वॉल्यूम में यह K2Cr2 सॉल्यूशन का, जिसकी मोलरिटी m/2 है, और ये रिएक्ट कर रहा है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ HCl से, और इसके रिएक्शन से बन रही है Cl2 गैस, दैट इज K2Cr2 HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा है Cl2 गैस में। हमें यहां पर फाइंड करना है क्लोरीन गैस का वॉल्यूम HTP पर, लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि ट्राइटर और ट्राइट्रेंट आपस में रिएक्शन करें तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर होते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 N1B1, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी गिवन है और मोलरिटी से हम नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2, क्योंकि जितने इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट से रिएक्शन करते हैं उतने ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बनते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, द प्रोडक्ट इज Cl2, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर अगर हम बात करते हैं K2Cr2 के लिए, तो नॉर्मेलिटी होती है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी हमें 1/2 इंटू वैलेंसी फैक्टर में पता है K2Cr2 का 6 होता है, वो Cr3+ आयन में रिड्यूस होता है। मैंने फिर कहा आपसे इन वैलेंसी फैक्टर्स को आप एक बार लर्न करें। इंटू वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 110, लेकिन ml में है, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए, सो डिवाइड बाई 1000। दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन। जब कोई गैस होती है और गैस का वॉल्यूम गिवन हो हमें, तो उस केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं वॉल्यूम एट HTP डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम VE। ये हम पढ़ चुके हैं। और इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसी भी गैस का जो होता है, एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज 22.4 इंटू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास। हियर वी नो दैट the equivalent weight of chlorine is 35.5 and the molecular weight of chlorine gas Cl2 is 71, so it is equal to 11.2 liter. Here guys, on putting this value, volume at HTP of chlorine of 10 divided by equivalent volume, that is 11.2 liter. On further solving, we can get 0 cancelled by 0, 2 3 are 6, 11 3 are 33, 33 divided by 100 is equals to VHTP at 11.2. Now volume at HTP will be equal to 33 multiplied by 11.2 divided by 100, and it will be equal to 3.697 लीटर। ये लीटर में, क्योंकि हमने वॉल्यूम में इक्विवेलेंट को लीटर में यूज किया हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें डाइक्लोरो एसिटिक एसिड CH2COOH इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। इसको ये ऑक्सीडाइज किया जा रहा है CO2 में, H2O में और Cl2 क्लोरीन गैस में बाई 600 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका हमें यहां पर डायरेक्ट इक्विवेलेंट्स हमें दिए हुए हैं इस ऑक्सीडेंट के, एंड दीज आर 600 मिली इक्विवेलेंट। नाउ हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ एसिड। जो एसिड हमने यहां लिया हुआ है उतनी अमाउंट के एसिड से हम अगर यहां पर अमोनिया को न्यूट्रलाइज करें, तो ये यहां पर इसका अमोनियम एसिड और बेस है, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा CaCl2COONH4। यहां पर आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये एक अमोनियम सॉल्ट बना,
यहाँ पर ये जो अमोनिया है ये NH4 में चेंज हो रहा है, एक H+ ने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर इस अमोनिया का जो N फैक्टर होगा, वैलेंसी फैक्टर, वो इज 1। और अगर हम यहाँ पर देखें CaCl2 इसमें, तो जब तक हमें किसी भी सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, जब तक हमें उसके N फैक्टर का नहीं पता होगा, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर पता करते हैं। यहाँ पर कार्बन जो है वो किस स्टेट में है, आप स्ट्रक्चर से समझे एक बार। हमने रेडॉक्स रिएक्शंस में हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट हमने एक बार स्टडी किया था, लेकिन आपको हम एक बार फिर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं। और इस केस में यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, जो हाइड्रोजन की यहाँ है वो वही यहाँ पर है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन ने ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, सो अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन जाने से इसमें +2 चार्ज आएगा ड्यू टू क्लोरीन। और हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो यहाँ इसकी वजह से -1 आएगा। दैट इज नेट चार्ज इस कार्बन पे जो होगा वो +1 होगा। और इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ एज्यूम करें तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने से +2, और इस ऑक्सीजन की तरफ जाने से इलेक्ट्रॉन +1 हम करेंगे। ये कार्बन से कार्बन जो सेम एलिमेंट का एटम होता है वहां पर हम कोई ट्रांसफर एज्यूम नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर नेट ऑक्सीजन स्टेट इस कार्बन की जो हुई वो है +3। दैट इज एक कार्बन +1 स्टेट में, एक +3 स्टेट में। जब ये +1 स्टेट वाला कार्बन CO2 में चेंज हुआ है +4 में, तो यहाँ पर टोटल इंक्रीज 3 का हुआ ऑक्सीजन स्टेट में। और जब ये कार्बन आपका चेंज हुआ है CO2 में, तो दोनों कार्बन CO2 में चेंज हुए, तो ये +3 से +4 में आया है। दैट इज टोटल इंक्रीज यहाँ पर 1 का हुआ है ऑक्सीजन स्टेट में। और जो क्लोरीन है ये ज्यादा नेगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कार्बन टू क्लोरीन, एक बॉन्ड है -1, यहाँ कार्बन टू क्लोरीन -1, दैट इज बोथ क्लोरीन्स आर इन -1 ऑक्सीजन स्टेट। और यहां से कन्वर्ट हो रही है Cl2, दैट इज एलिमेंटल स्टेट, 0 ऑक्सीजन स्टेट में। एक क्लोरीन -1 से 0, दैट इज 1 का इंक्रीज हुआ, तो 2 क्लोरीन में टोटल इंक्रीज हुआ 2 का। तो इस तरह से यहां पर जब एक पूरा मॉलिक्यूल जब चेंज हुआ है यहां से यहां तक, तो नेट इंक्रीज 3, 1 एंड 2। सो अल्टीमेटली वैलेंसी फैक्टर इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में इसका वैलेंसी फैक्टर होगा N फैक्टर ऑफ डाइक्लोरो एसिटिक एसिड COH का, वो होगा 2, 3 + 1 + 2, दैट इज 6 का। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 6 है। अगर यहां पे इसका वैलेंसी फैक्टर 6 पता है तो हम इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके हम पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें यहां पर फाइंड करने हैं अमोनिया के, इसका N फैक्टर 1 है, तो यहां पर इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे। तो हम यहां पे अब बैकवर्ड चलते हैं। नंबर ऑफ equivalents of ammonia will be equal to number of equivalents of dichloroacetic acid, क्योंकि इस रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और उसी अमाउंट से रिएक्शन हो रही है यहां पर इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। सो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट, यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट हमें पता है 600 मिली इक्विवेलेंट का मतलब हो गया 600 डिवाइड बाई 1000, दैट इज 0.6 इक्विवेलेंट। अगर 0.6 इक्विवेलेंट इसके हैं तो 0.6 इक्विवेलेंट ही अमोनिया के भी होंगे। लेकिन हमें आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो अब हम यहाँ पर ये दोनों का N फैक्टर, इस केस में यहाँ पे क्या हुआ, इस रिएक्शन में N फैक्टर 1, इसने एक प्रोटॉन दिया है, इसने एक प्रोटॉन लिया है, हियर N फैक्टर वो इन बोथ केसेस इज 1। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, इसके नहीं, ये ऑक्सीडेंट इसका N फैक्टर वैलेंस फैक्टर अलग है। सो अल्टीमेटली गाइस अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, number of moles of ammonia will be equal to number of moles of acid। इस एसिड की जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए पता है हमें कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय N फैक्टर, ये हमने पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर किसी भी कंपाउंड के लिए। सो अल्टीमेटली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे पास 0.6
डिवाइड बाय बैलेंस इफेक्टिव फ्रैक्शन हम फाइंड कर चुके हैं अभी 6, so divide by 6, that is 0.1 mole. So 0.1 mole of acid get oxidized into this, and the same amount of acid, that is 0.1 mole, will form ammonium salt, that is neutralized ammonia, 1 mole of ammonia. So the number of moles of ammonia will be 0.1 mole. It will be your answer. Now the next question, the iodide content of a solution was determined by titration with cerium 4 sulfate, ये प्लस पर ऑक्सीजन स्टेट इसकी, in presence of HCl. हमने यहाँ पर एक आयोडाइड कंटेंट है, एक सॉल्यूशन है जिसमें आयोडाइड आयन है, हमने इसको टाइट्रेट किया है सीरियम 4 सल्फेट से, जिसमें प्लस पर ऑक्सीजन स्टेट है सीरियम की, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये बोल रहा है कि I माइनस कन्वर्ट टू ICl, और ये ICl में कन्वर्ट हो रहा है. 250 ml ऑफ सैंपल ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का 250 ml रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.05 N सीरियम सॉल्यूशन. इस सीरियम 4 सॉल्यूशन का हमें कितना लगा यहां पर, इसका हमें यूज हो रहा है 20 ml, और इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.05 N. इसने कहा है कि बताइए आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में क्या होगी. तो सबसे पहले ये दो रिएक्टेंट हैं, तो इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, तो उस केस में हम कह सकते हैं N1B1 इज इक्वल टू N2V2. यहां पर मैं N1 की बात करूं नॉर्मेलिटी की, तो मुझे यहां पर इसके ऑक्सीजन स्टेट -1 है, ICl में यहाँ +1 है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता है, क्लोरीन की -1 होगी, तो आयोडाइड -1 से +1 में जा रहा है, दैट इज यहाँ पे इसका बैलेंस फैक्टर कितना हुआ 2, द चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट इज 2. तो नॉर्मेलिटी हम कह सकते हैं इसकी N फैक्टर इंटू मोलरिटी ऑफ आयोडाइड सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम यूज 250 ml. अगर मैं लीटर में यूज करता हूं तो मुझे ये भी लीटर में लेना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप ml में भी यूज कर सकते हैं दोनों तरफ. तो यहां पर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, नाउ दिस सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी 0.05 and the volume V2 is 20 ml. And now 2 1 ja 2 cancel by 2, so molarity N is equal to 0.05 divided by 25. यहां हमसे पूछा गया है कंसेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में. हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास. हियर मोलरिटी 0.05 डिवाइड बाई 25, ये रिपीट किया हमने, और मोलर मास आयोडाइड का I माइनस दैट इज 127, इट इज 0.254 ग्राम पर लीटर. ये क्वेश्चंस करने के बाद में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए. आपको वो वीडियोस टाइमली मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को